ऊपर लिख ले, ऊपर छाप ले है। रोके वाला ना। हाँ अब उसको रोको करा। काची हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में काची भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे थे, जरा में 1757 के प्लासी का लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध के 1773 इसी में आया था काची 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार पूरा इसको नियंत्रण ले लिया था। और इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था पहला बार। पहला बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। और इसमें था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 गो अन्य न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा इम्पे और अन्य न्यायाधीश का नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड नाम था। और इसमें रिश्वत लेना, उपहार लेना और व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इस एक्ट के तहत। आगे है कोची एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब हुआ था? 1781 में। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। माने एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में आया था, उसको काहे लगे लाया गया था, किस लिए लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। हाँ, कौन रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधार कर लगी? 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसको जो कमी था उसमें दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। इसको नाम से पता चल रहा है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसी एक्ट को सही से करने के लिए उसको लाया गया था, सेट करने के लिए। और इसमें क्या किया गया था? कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का मैंने प्रावधान कर दिया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में कौन किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो नियम कानून बनाना था, उसके लिए इसको में जोड़ दिया गया था, प्रावधान कर दिया गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 में। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। कौन हुआ था इसमें? दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। पहला में कौन हुआ था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहला में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें क्या किया गया था? व्यापारिक मामलों के लिए इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसको में लाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। और दूसरा में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो करता था व्यापारिक मामलों को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को देखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को देखता था राजनीतिक मामला को, और डायरेक्टर्स का जी देखता था व्यापारिक मामलों को। 1793 में चार्टर अधिनियम आया था। तो 1793 का चार्टर अधिनियम में कौन हुआ था? इसके द्वारा नियंत्रक बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों को वेतनावधि को बढ़िया से पढ़ल कर अच्छा से पढ़ल कर। इसमें हुआ था नियंत्रण बोर्ड के लिए सदस्य तथा कर्मचारियों को वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था किया गया था। भारतीय राजस्व से। हाँ, इसको में कर्मचारी को जब वेतन था ना, उसको भारत के जो इनकम होता था उसको से दिया जाता था इसको। कर्मचारियों को वेतन किस चार्टर अधिनियम से दिया जाता था? 1793 का चार्टर। हाँ, 1793 चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम काची कहता है? तो इसको में पहला था कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। किस चार्टर अधिनियम के तहत?
1813 का 1813 की चार्टर चार्टर कौची किया गया था इसको में पहला में? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा हाँ 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। और दूसरा में कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार वो छीन लिया गया था। चीन के व्यापार के साथ एक अधिकार बना रहा। और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार छीन लिया गया, मैंने उसको अपना अधिकार नहीं रहा उसको, जो उसके पास खुद का पहले था ना उसका अधिकार छीन लिया। और उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंधों में 20 वर्ष के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिक के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। चौथा विशेषता क्या था? 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, काश के पढ़ल कर। परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। आगे 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा मिला था। 1813 से पहले उसको क्या मिला था? पादरियों की आज्ञा नहीं था इसको आने का, लेकिन 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत उसको आज्ञा मिल गया था। अगला कौन सा चार्टर अधिनियम है? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, उसको मकाची कहता है? इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे में फर्स्ट पॉइंट में इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। पहला इसका विशेषता था ना कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरा तरीका से समाप्त कर दिया। जो व्यापार कंपनी अपने मन मर्जी से करता था ना उसको ख़त्म कर दिया, अपना मन मर्जी से नहीं कर सकता था। ब्रिटिश जो कहता था सरकार उसके अनुसार करना था। अब कंपनी काज को ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। मैंने अब कंपनी का काज ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन, मैंने कहने का था ना कि कंपनी का जितना जो शासन करता था ना कंपनी, ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले लिया और उसको भारत पर अब मैंने खाली ब्रिटिश सरकार शासन कर रहा था, ना कि कंपनी। और तीसरा इसमें विशेषता था 1833 का चार्टर अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जब बंगाल का पहले जो गवर्नर जनरल था ना उसको भारत का गवर्नर जनरल कहे लगा। कौन सा चार्टर अधिनियम के तहत? 1833 का चार्टर। हाँ 1833 का चार्टर अधिनियम। अब देखो आगे इसका विशेषता है 1833 का, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधि मतलब होता है कानून, नियम कानून बनाना। तो जो बम्बई या मद्रास अपने से नियम कानून बनाता था ना उसको सब छीन लिया गया उससे अधिकार। और विधिक परामर्श हेतु जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य शामिल किया गया। मैंने विधिक जो कानून परामर्श लेता था ना उसमें चौथा सदस्य एगो शामिल किया गया था। भारत में दास प्रथा जो गुलामी करवाता था ना, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। रोक तो तने भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। मैंने इसको हटा दिया। मैंने जो गुलामी वाला पहले था ना, जो अपने से रखता था, गुलाम बनाता था, जब मन मर्जी से जो कहता था उसको सुनवाता था, उसको 1843 में पूरा तरीका से हटा दिया। आगे है इसका, मैंने इस अधिनियम में धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। मैंने किसी को धर्म, जन्म स्थान, मूल, रंग, भेदभाव ये सब करने से इस अधिनियम के तहत रोका गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत।
गवर्नर जनरल की परिषद को सदस्य के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कर दिया गया। अगला इसका विशेषता है भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया, मैंने उसको भारतीय कानून को बांटा गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। मैंने को विधि कानून वाला एक आयोग बनाया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कब विधि आयोग का गठन किया गया था? 1834 में। किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। अगला कौन सा अधिनियम है? 1853 ईस्वी का चार्टर। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं के नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया था। समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा, जो किसी को कंपटीशन एग्जाम्स बोल सकता है अंग्रेजी में, परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था किया गया। मैंने इसी अधिनियम से कंपटीशन चालू हो गया था भारत में। कौन सा अधिनियम से? 1853 से चार्टर अधिनियम से। और इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति किया गया था। कब किया गया था मैकाले समिति की नियुक्ति? 1854 में मैकाले समिति। हाँ, कौन सा समिति का? मैकाले समिति। कौन सा चार्टर अधिनियम के तहत? 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। माने इस गवर्नर जनरल के माने परिषद के विधायी माने कानून और प्रशासनिक कार्य जो था वो अलग अलग कर दिया गया था। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। किस अधिनियम में विधान पार्षद माने लाया गया था? कै गो नए पार्षद जोड़ा गया था? 6 गो नया पार्षद जोड़ा गया था। अगला कौन सा? अगला है 1858 ईस्वी। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम है। अगला एकरा में कौची कौची विशेषता है? पढ़ो। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। पहला, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन की सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तीसरा, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। अब इतना समझावा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। 5वां, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 6ठा, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त कर दिया गया। 7वां, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्य के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। 8वां, भारत के गवर्नर जनरल नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। 1858 का भारत शासन अधिनियम को समझो कि इम्पोर्टेंट था, जिसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया था।
पहला इसमें जो चेंज किया गया था विशेषता इसको दिया गया था कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप माने ब्रिटिश के हाथों में चल गया था। क्राउन मतलब वही मतलब वो राजा के होता था, जो ब्रिटेन में राजा बहुत बनता था ना, उसको क्राउन बोलता था। भारत में मंत्री की व्यवस्था की गई, माने जब मंत्री परिषद होता है ना, मंत्री बनाया जाता है, हो गया कपड़ा मंत्री, शिक्षा मंत्री, सब मंत्री की व्यवस्था किया गया था। अब भारत परिषद का सृजन हुआ जिसमें 15 सदस्यों का परिषद था, जिसमें 8 गो सदस्य ब्रिटेन से और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तैयार किया जाता था, चाहे भारत का रहे चाहे ब्रिटेन का रहे। मैंने कंफर्म था कि 8 गो सदस्य ब्रिटिश सरकार से वो भेजेगा और 7 गो अपने सदस्य कंपनी के निर्देश करता था, चुनता था। और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। 1858 से सीधा एकदम ब्रिटिश सरकार वहाँ से नियंत्रण करता था। और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट इसी अधिनियम से समाप्त हो गया। और इस अधिनियम में के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को भी समाप्त कर दिया गया था। कौन समाप्त किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त किया गया था इसको से। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत का राज्य सचिव, इसको अंग्रेजी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। कौन उत्तरदायी होता था? भारत के राज्य सचिव। हाँ, ब्रिटिश संसद के प्रति भारत का राज्य सचिव उत्तरदायी होता था। किस अधिनियम के तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत पर प्रशासन का इसका संपूर्ण नियंत्रण था। ब्रिटिश सरकार का भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था, चाहे वह नीति के विषय में हो या किसी विषय का मैंने विशेषता बता रहा हूँ, ब्यौरा बता रहा, डिटेल्स बता रहा हूँ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसको जो किया गया था, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। किस शासन अधिनियम के तहत? 1858 के तहत गवर्नर जनरल का उचित नाम बदल के दिया गया था वायसराय। और इसके तहत मैंने लास्ट जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय भी था और अंतिम गवर्नर जनरल भी। अगला है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। कौन था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। मिस्टेक नहीं करना है, शासन नहीं था, परिषद अधिनियम था। इसमें मतलब कुछ अधिनियम बनाया गया था जिसको में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। कौन किया गया था? कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। और विभागीय प्रणाली का भी प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। जो कौन करवाया था? लॉर्ड कैनिंग। कौन करवाया था? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीना की होती थी। अध्यादेश की मात्रा जो जारी करने का आदेश बनाया गया था कितना 6 महीना का होता था। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान किया गया था इसी अधिनियम के तहत। कैसे किया गया था? पंजाब में विधान परिषद, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति दिया गया था इसी अधिनियम के तहत। और इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। किस भारत परिषद अधिनियम के तहत मतलब उस पर कानून बनाने का प्रक्रिया जो है भारत को भी शामिल किया गया था।
1861 का। भारत परिषद अधिनियम। हाँ, वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। कर सकता था। एकरा में यही पूछ सकता है कि मैंने कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत कब हुआ था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। यही एगो पूछ सकता है एकरा में। बाकी इसमें एगो पूछ सकता है कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था और किसने करवाया था? तो एगो लॉर्ड कैनिंग और 1861 का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। हाथ हटा दो इसे, हाथ 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। केकरा केकरा किया गया था? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद कब किया गया था? 1862 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड के कैनिंग के द्वारा। अगला है 1865 का। 1873 ईस्वी का अधिनियम। 1873 का अधिनियम। 1865 है, सोचिए 1865 ऊपर नीचे होगा। 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों यानी शक्तियों में वृद्धि की गई। इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसके परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। और सीधा कर से खड़ा कर। बस यही। अगला है 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम में उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। माने इस अधिनियम जो बनाया गया था ना अधिनियम में, तो उसमें कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करें। कभी भी समाप्त कर दिया जा सकता है। अब 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी का औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, माने उसको हटा दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहा। अगला है शाही उपाधि अधिनियम 1876 का चीज है शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य को नियुक्ति कर उसे लोक 6 सदस्य 6ठे सदस्य है, 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। मैंने इस अधिनियम में कहा गया था ना कि गवर्नर जनरल जो है, जो केंद्र में कार्य करता था, उसके 6ठे सदस्य को नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग में भेजा गया था। शाही उपाधि अधिनियम 1876 में 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। भारत की साम्राज्ञी। हाँ, सामग्री हो, सामग्री नहीं है। सामग्री नहीं, साम्राज्ञी। अरे हाँ, सम्राट सामग्री वही है। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी या सामग्री वही बोलो। शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत उसको घोषित किया गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुआ था और राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दिया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करना और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति किस परिषद अधिनियम से दिया गया था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। इसमें क्या क्या हुआ था? पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया। मैंने इसमें पहला बार जो था ना, मुस्लिम
समुदाय के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व किया गया था, ठीक है, बनाया गया था। और मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 के तहत इसमें एगो अलग बनाया गया था मुस्लिम समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व करने वाला, और इसमें मुस्लिम समुदाय ही इसको वोट कर सकता था। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दिया गया था। विधायिका माने कानून बनाने वाला, ठीक है। और इस प्रकार के इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक को वैधानिक प्रदान की, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। और सांप्रदायिकता का मतलब हो गया ना कि धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो होता था ना, इसको अलग एक अलग अधिनियम इस मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत इसको बनाया गया था। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार के तहत भारत के सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई थी। भारतीय सचिव एवं गवर्नर जनरल। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। कज मिला था इस अधिनियम में? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मिला था ना कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद के पहली बार बजट वाद विवाद माने वाद विवाद करने का, बजट पर बहस, प्रश्न पूछने। रोक तो 1909 ईस्वी का लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव बने थे, और लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय। 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में कौन बने थे? भारत का राज्य सचिव बने थे। और लॉर्ड मिंटो कौन था? भारत के वायसराय। कब? 1909 में। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत शासन अधिनियम था। भारत परिषद अधिनियम। यहाँ तक है। 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसको कौन सी बोला गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। किसको बोला गया था? 1909 भारत शासन। 1919 का भारत शासन अधिनियम को। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गया था। इसमें कौन किया गया था? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका माने कानून बनाने वाला, और प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। इसमें दो बनाया गया था, पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितना होता था? 60, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, चुना कर आते थे। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना था? 144। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144। 145। हाँ, 144-45 का लमसम दे है। ये सब क्वेश्चन ना डालता हो। देखो ध्यान में रखने वाला पॉइंट है, जिनमें से 104 को चुनाव किया आता था और 40 को मनोनीत हो के आता था। आप मैंने चुना के चुनता था उसको, तू आ जो रे, तू आ जो रे, तू वहाँ जे रे, इस तरह से। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था।
और दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इसमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। मैंने स्वीकृति जो प्रदान करता था ना, निचला सदन था। कैसे अभी भारत के लोकसभा है ना, निम्न सदन उसको बोला जाता है, लेकिन सबसे माने महत्वपूर्ण सदन है, सबसे ज़्यादा मान्यता उसको है। इसी तरह से इसको भी निम्न सदन होता था। दूसरा में प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया था। प्रांतों में द्वंद्व शासन, हाँ वही द्वैध शासन किस शासन अधिनियम के तहत हुआ था? 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये क्वेश्चन पूछता है। और द्वैध शासन के जनक किसको कहा गया था? लियोनस कार्टियस को। किसको? लियोनस कार्टियस को। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, मैंने 2 भागों में उसको बांटा गया था। प्रांतीय, आओ तनी पीछे हो जाता है, प्रांतीय विषयों को। पहला आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित विषय में कौन कौन आता था? वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, माने अलग अलग जनजाति के जो अपराध करता था ना, उसको अलग अलग बोला गया था। छापा खाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। ये सब आरक्षित विषय में आता था। समझ गया? जितना माते समझो कि महत्वपूर्ण चीज़ था ना, लगभग तुमको आरक्षित विषय में मिल जाएगा। 1919 का भारत शासन अधिनियम के आरक्षित विषय में आता था ये सब। और हस्तांतरित विषय में शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल और माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान, ये सब हस्तांतरित विषय में आता था 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत। आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर और उसका कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। समझ गया? आरक्षित विषय का जो प्रशासन गवर्नर था और उसका कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वंद्व शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1919 का जो था भारत शासन अधिनियम के तहत जो द्वैध शासन था, उसको 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कौन एक्ट के तहत? 1935 के। इसमें अगला है भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इसी में 1919 में भारत सचिव को अधिकार दिया गया था कि वो महालेखा परीक्षक को नियुक्त कर सकता है। और इसी अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। 1919 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था लोक सेवा आयोग का गठन? 1919 के बाद। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कब किया गया था? मैंने कब कर सकता था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1926 ईस्वी में ली आयोग 1926 में ली आयोग 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसका अभी यूपीएससी बोलता है। उसका आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में। सिफारिश कब किया गया था? 1923-24 में ली आयोग ने सिफारिश किया था।
इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होना का भारतीय होना आवश्यक था। 1919 का भारत शासन अधिनियम में मैंने वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से मैंने कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक, मैंने भारतीय होना एकदम ज़रूरी था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्लो भारतीय और यूरोपियों के लिए एक पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया। मैंने अलग अलग निर्वाचन मैंने चुनाव का सिद्धांत किया, किसी ईसाई का अलग, सिख का अलग, यूरोपीय का अलग, आंग्लो का अलग, मुस्लिम का अलग, इस तरह से। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों का बजट से अलग कर दिया गया। मैंने केंद्र का बजट अलग आया 1919 में, 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र का बजट अलग और राज्य का बजट अलग कर दिया गया था। इसमें पहले इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग का? वैधानिक आयोग का गठन, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। वैधानिक आयोग का कार्य क्या था? 10 वर्ष तक जांच करने और उसके बाद रिपोर्ट जारी करना था। इसी अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा प्रस्तुत करना था। 1919 का शासन अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय वायसराय का अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया। मैंने उसको वायसराय का अधिनियम जारी करने का एगो नियम विषय बनाया गया था। कुछ विषय से संबंधित विधेयकों पर विचार प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। मैंने उसका अनुमति लेना, वायसराय का अनुमति लेना आवश्यक था। और भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। मैंने इसमें था ना कि विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक है ना, इसको वीटो अपने द्वारा उसको देखेगा, समझेगा और मैंने उस पर विचार करके आरक्षित मैंने अपने पास रख भी सकता था। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूरी किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे। ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। मैंने इसमें था ना कि बहुत सारा कमियां था, तो मतलब उसमें ना मंजूर किए गए या ना पारित किए गए विधेयक को भी वो मैंने साइन कर देता था, पास कर देता था। अगर कर दिया तो मैंने वो विधेयक के समान हो जाता था, जो विधेयक बनाता था। इसमें एगो एक बहुत बड़ा कमी था 1919 के शासन अधिनियम में। अपना मन के मर्जी हो गया उस समय कि वायसराय वह आपात स्थिति पर अध्यादेश बना सकता था। मैंने आपात स्थिति में वो लगता था कि उसके मैंने अध्यादेश बनाना है तो बना देता था वो, जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधि प्रभाव होता था। मैंने कोई उसका स्थायी नहीं था कि 6 महीना 1 साल, कभी वो समाप्त कर दे सकता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। किस सुधार के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? कब मिला था? 19 में, भारत शासन अधिनियम 19 में। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था। कौन था? लॉयड जॉर्ज। हम दिले ना, सब दिले। 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब हम निकाह पढ़ेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम। शुरू में खाली फैक्ट मिलेगा, मतलब शुरू में थोड़ा इसको फैक्ट मिलेगा शुरू में, सब होगा धीरे धीरे, सब होगा एकदम एक बार ही होगा, अकबका की जरूरी नहीं है। MCQ 1935 का भारत शासन अधिनियम यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? साइमन कमीशन रिपोर्ट। 1935 के अधिनियम में
321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थे। कितना अनुच्छेद था? 321 21 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ किस अधिनियम में? 1935 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या था? मुख्य विशेषता था जो बहुत सारा था, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। अखिल भारतीय संघ फर्स्ट, पहला था कि अखिल भारतीय संघ का माने स्थापना। इसमें था 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। देशी रियासतों के लिए ही मैंने अपन मन का था, ही नहीं शामिल हो सकता था, शामिल भी हो सकता था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। मैंने इसको में था ना कि देशी रियासत संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं मिला। प्रांतीय स्वायत्तता, मैंने प्रांतीय स्वायत्तता हो गया। प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। कौन सी किया गया था? द्वैध शासन, जो प्रांतों में द्वैध शासन जो चलता था 1919 के अधिनियम के तहत, उसको अंत कर दिया और उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित अपने से जो शासन करने वाला वो आधार प्रदान किया गया, उसको अधिकार दिया गया था उन लोगों का। परिसंघ सूची, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। केंद्र में 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल के बीच विभाजित किया गया था। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया था। कौन कौन सूची का निर्माण किया गया था? परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण। किस शासन के आधार, किस शासन के तहत? 1935 के तहत। परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने का अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य आधिकारिकता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे: दंड विधि और प्रक्रिया और सिविल प्रक्रिया और विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन वायसराय द्वारा पोषण किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी। इस अधिनियम में अविष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। खाली किताब पढ़ रहे हैं।
परिसंघ सूची के विषय पर जब पूछे से बोलल का ठीक ना रटल का है, सब किताब पढ़ लेना है, मिलावल कर खाली जब हम बोलेंगे उसको मिलाना है, जहाँ हम बोले ला बोलेंगे पूछेंगे वहाँ खाली जवाब देना है, मिलावित रहो देखित रहो। परिसंघ सूची के विषय में जो था ना, परिसंघ सूची 3 गो सूची का निर्माण किया गया था, जैसे आज है, ठीक है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची जो आज है ना, उसी के तहत पहले 1935 में 3 गो सूची था, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। परिसंघ सूची में था ना कि मतलब उसमें समझो कि एगो केंद्र था, केंद्र जो होता है ना सूची, उसके तहत था। प्रांतीय सूची जो आज राज्य सूची है उसके समान था ही, और समवर्ती सूची दोनों, केंद्र और राज्य दोनों। तब परिसंघ सूची का जो विषय था, इसमें माने करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना और जनगणना, माने मोटा मोटी जो है ना सेना से रिलेटेड था, जनगणना और माने नोट वगैरह से था। परिसंघ सूची जो बना सकता था। प्रांतीय सूची का जो विषय था, इसमें था पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, मैंने विभाग, कानूनी विभाग से और शिक्षा विभाग से था प्रांतीय सूची में। और समवर्ती सूची में था माने दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद, माने ये सब विषय था। दंड विधि, दंड देना किसी का, मतलब सिविल प्रक्रिया जो हो गया ना, जो बोल सकता है जो अभी प्रखंड में जो रहता है या राज्य में, अनुमंडल में, उस तरह से जो प्रक्रिया चल रहा था उस सब पर। आगे है यहाँ, इस अधिनियम में अब शिष्ट विधायी शक्तियाँ वायसराय को दी गई थी, मैंने वायसराय को बहुत सारा शक्ति दिया गया था। 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की कुछ मतलब कुछ उसको विचार था, कुछ मनैती था। गुलामी का नेहरू जो बोले थे गुलामी का अधिकार पत्र, 1935 का अधिनियम के बारे में क्या बोले थे, नेहरू जो बोले थे ना गुलामी का अधिकार पत्र बोले थे। 1935 का शासन अधिनियम जो है गुलामी का अधिकार पत्र है। और एगो बोले थे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। 1935 के अधिनियम को क्या बोले थे, गुलामी का अधिकार पत्र। और दूसरा का बोले थे एक कार जिसमें इंजन तो है, ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। उल्टा का देने पर नहीं है, ये है। अंबेडकर का बोले थे, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। उन्होंने बोले थे ना कि मुझे इस आरोप में के संबंध में कोई क्षमा मांगनी नहीं है, जो आरोप नेहरू लगाए थे ना उसको में संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। आगे है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। यहाँ तक खूब दिमाग खराब होगा, यहाँ के बाद जो है ना कुछ संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इसका अधिकार क्षेत्र, प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। कहाँ तक विस्तृत था? संघीय न्यायालय की व्यवस्था प्रांत और रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 2 अन्य न्यायाधीश होता था। न्यायालय का संबंधित अंतिम शक्ति किसको दिया जाता था? प्रीवी काउंसिल, माने लंदन में जो होता था ना ब्रिटेन में, अंतिम शक्ति उसको था कि अंतिम फैसला वही दे सकता था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता क्या था? इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता था ना कि माने परिवर्तन का अधिकार था उसको, ठीक है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता था वो, जो ब्रिटिश संसद के पास था। और प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे, माने वो नहीं, ब्रिटिश संसद नहीं कर सकता था ये।
भारत परिषद का अंत, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। जितना ही परिषद आता था ना आया था उस सब को समाप्त कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम को के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका में विभिन्न सांप्रदायिकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग किया गया। सांप्रदायिक माने धर्म के आधार पर जो होता था ना, संघीय प्रांतीय व्यवस्थापिकों में उसको बांटा गया था, प्रतिनिधित्व देने का निर्वाचन जारी किया गया और दलित जातियाँ, महिलाओं और मजदूर वर्ग जो इसमें बांटा गया था उसको। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? भारत शासन अधिनियम 1935। हाँ। इस अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जो अभी बर्मा का नाम है नया म्यांमार बोलते हैं बर्मा को, ठीक है। पहले पुराना नाम उसको बर्मा था। इसी अधिनियम के तहत अलग किया गया था भारत से। 1937 में। आदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया था। माने आदन एगो माने प्रांत था, ठीक है, उसको इंग्लैंड का औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया था। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। 1934 के माने कोई अधिनियम आया था, उसके तहत 1935 में माने रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 शासन अधिनियम के तहत किया गया था। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। इसी अधिनियम में मताधिकार को विस्तार कर दिया गया और 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया था। आगे है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो लास्ट अधिनियम था। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। कब पेश किया गया था 1947 का अधिनियम? 4 जुलाई 1947। और कब पास हो गया था? 18 जुलाई 1947। कहाँ पास हुआ था? इंग्लैंड के संसद में। ब्रिटिश संसद में। और इस अधिनियम में कितना धारा था? कहाँ दिखाई रे? इस अधिनियम में 20 को धारा था, 20 को धाराएं थी, ठीक है। और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न में है। मैंने बहुत सारा प्रावधान बनाया गया था जो नीचे दिया गया है। 2 अधिराज्यों की स्थापना। इस अधिनियम में क्या था? 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों बना दिए जाएंगे। इसी अधिनियम में बताया गया था और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी और सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। मैंने उसको कहा इस 2 अधिराज्यों की स्थापना जो पहला बताया गया था ना, उसमें 15 अगस्त 1947 को जो था भारत और पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा और उसमें जो संविधान सभा होगा ना, उसी को सत्ता दे दिया जाएगा, वही चलाएगा, बताया गया था इसमें। और भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे। मैंने पहली बार जब होगा ना तो उसमें सुधारने के लिए, संविधान निर्माण करने के लिए उसमें एक गवर्नर जनरल का स्थापना किया जाएगा, मैंने बनाया जाएगा और जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। मैंने जो मंत्रिमंडल फैसला करेगा उसी को नियुक्त किया जाएगा गवर्नर जनरल। 1947 के अधिनियम में बताया गया था। और संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। माने विधानसभा में जितना भी सदस्य था ना,
जब तक कि संविधान का निर्माण नहीं होगा तब तक उसमें कार्य करता रहेगा, वही बताया गया था 1947 के अधिनियम में। अब भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे, मैंने जितना ही पहले मंत्री बनाया गया था ना उसका पद को समाप्त कर दिया जाएगा। पढ़े थे 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाएगा तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। माने जो 1935 में शासन बनाया गया था 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची, उसी के तहत इसको अभी तक शासन चलाना था जब तक कि संविधान निर्माण नहीं कर लेता है। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। मैंने देशी रियासत पर जो ब्रिटेन का शासन था ना उसको समाप्त कर दिया गया था। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्यों में शामिल होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसी अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। माने ये सब को जितना क्षेत्र था ना ये सब दिया गया पाकिस्तान को। भारत का भारत में जो डोमिनियन था साथ में था और इसको इस सब को छोड़ के सब भारत को मिल गया, यही बताया गया। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। सिलहट जिले ने दिया था। रोक दे, रोक भुला जाएगा। अगला है कौची भारतीय संविधान सभा। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 कब हुआ था? 1946 बोली हैं, रखना है। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन 1946 में। कैबिनेट मिशन में कै गो सदस्य आया था? 3 गो। कै गो आया था? 3 गो। साथ साथ बोलना है, बका के मत पढ़। कै गो सदस्य आया था कैबिनेट मिशन में? 3 गो। कौन कौन आया था? पहला स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड टेम्पी, पहला स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा पैथिक लॉरेंस, तीसरा एबी अलेक्जेंडर। पहला कौन आया था? स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन आया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा पैथिक लॉरेंस, तीसरा एबी अलेक्जेंडर। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु स्वराज पार्टी ने विचार कब दिया था? 1924 में। प्रस्तुत की थी, मतलब विचार। संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या 389। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना था? 389 था। उसमें ब्रिटिश प्रांत कितना था? 292 था। और चीफ कमिश्नर कितना था? 4। और देशी रियासत 93 था। मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 गो सदस्यों ने प्रांतों के निर्धारित 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कितना था? 296। कितना निर्धारित था? 296। प्रांतों के लिए कितना निर्धारित था? 296। कितना में से टोटल कितना था? 389 सदस्य में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296। जितना बोले उतने बोले, ठीक ना? आगे नहीं बोलना है, आगे नहीं पढ़ना है, जितना बोलो उसी को रटना है, रिपीट करना है। कांग्रेस को कितना मिला था? 208। कितना मिला था? 208। कांग्रेस को कितना मिला था? 208। किसको मिला था? कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को कितना मिला था? 73। कितना मिला था? 73। किसको मिला था? मुस्लिम लीग को। 73 स्थान मिले हैं। अरे हाँ, वही 73 को। 15
अन्य दलों को कितना मिला था? 15। 15 अन्य दलों को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक नई दिल्ली के स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुआ था। प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को कौची हुआ था? संविधान सभा प्रथम बैठक हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। हाँ। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बुजुर्ग ना थे अस्थायी। जितना बोले उतना रिपीट कर। ज़्यादा पढ़े से ज़्यादा क्वेश्चन ना आ जाता। प्रांतों और देशी रियासतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया गया था। माने 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटित किया गया था। कितना आबादी पर स्थान आवंटित किया गया था? 10 लाख 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटित किया गया था। माने प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष था। ठीक है। संचालन समिति के क्या थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोलल कर। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कोची के अध्यक्ष थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोची सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कोची थे? कोची थे? संघ शक्ति। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति दोनों का अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति में 2 उप समितियाँ भी था, जिसमें पहला था कोची मौलिक अधिकार उप समिति, जिसका अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कोची जेबी कृपलानी थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक के आधार पर किया गया था। किस आधार पर किया गया था? 296 प्रतिनिधि का सांप्रदायिक के आधार पर। कितना किया गया था? 296, जिसमें 213 को सामान्य था, जिसको जनरल बोलता है। सामान्य काय को था? 213। मुसलमान काय को था? 69, 79। और सिख काय को था? 4 गो। संविधान सभा के अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या कितना था? 33 गो। अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितना था? 33 गो। और महिला सदस्यों की संख्या कितना था? 15 गो। और दूसरा जो था 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मैंने दूसरा बैठक जब हुआ था ना 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और संविधान सभा के कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उस उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, कब स्वीकृति मिला था? 22 जनवरी 1947। कौन प्रस्ताव को स्वीकृति मिला था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव।
संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु उनके समितियों की नियुक्ति किया था, ठीक है, स्वीकृति के बाद, जिसमें प्रमुख थी वार्ता समिति। कौन कौन प्रमुख था? वार्ता समिति, संघ संविधान समिति। कौन समिति? संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति एवं प्रारूप समिति। सब कौन था? प्रमुख था, समिति था। संविधान सभा की महिला सदस्य कौन कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन। कौन कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन। बोलना, हम आगे से बोलेंगे, पीछे से बोलना। अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्क्रीन, एनी मैस्क्रीन, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। अब आगे था कोची? दक्षियानी बेलियादून, दक्षियानी बेलियादून, जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, हंसा मेहता, कमला चौधरी, कमला चौधरी, लीला रे, लीला रे, मालती चौधरी, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किनके द्वारा किया गया था ये? BN राव के द्वारा। किनके द्वारा? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर नहीं, BN राव। BN राव वही हुआ। हैं? BN राव मतलब भीमराव अम्बेडकर। अरे BN राव वही है। हो सकता है। प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष गधा दूसरा है, BN राव दूसरा हैं, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, तो चुना गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या क्या था? 7 गो। क्या गो था? 7 गो। इसमें देखो, इसको याद रखना है ना, तो इसको ऐसे याद रखना। अम्बेडकर, अम्बेडकर, अयंगर अय्यर, मुंशी सदुल्ला, माधवराव खेतान, स्वामी मुंशी सदुल्ला माधवराव खेतान, मैंने लास्ट वाला नाम, ठीक है। पहला था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, फिर स्वामी गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक तो है, गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और DP खेतान। कौन थे? DP खेतान। संविधान सभा में पहली बार निर्वाचन बंगाल तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। पहली बार निर्वाचन कहाँ? बंगाल से, तथा बंटवारा के बाद बॉम्बे से हुआ था। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितना रह गया? 324। कितना? 3 जून 1947 के बाद, जिसमें 235 स्थान प्रांत और 89 देशी राज्यों के लिए थे। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ था, जिसमें कुछ कुछ मिला था ना है, बंद करो करो। अंतरिम मंत्रिमंडल में कुछ कुछ मिला था किसको? उसमें जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों तथा राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रमंडल। जवाहरलाल नेहरू को कुछ मिला था? कार्य परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों का राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था? गृह सूचना एवं प्रसारण। बलदेव सिंह को
रक्षा। बलदेव सिंह को क्या मिला था? रक्षा। जॉन मथाई को क्या मिला था? तथा उद्योग और नागरिक उद्योग और आपूर्ति। जॉन मथाई को क्या मिला था? उद्योग और आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी को क्या मिला था? शिक्षा एवं कला। शिक्षा एवं कला। सी एच भाभा को क्या मिला था? कार्य खान एवं बंदरगाह। कार्य खान एवं बंदरगाह। सी एच भाभा को क्या मिला था? कार्य खान एवं बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था? खाद एवं कृषि। राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था? खाद एवं कृषि। क्या मिला था? खाद एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद को। आसफ अली को क्या मिला था? रेलवे। आसफ अली को रेलवे। जगजीवन राम को श्रम। श्रम किसको मिला था? जगजीवन राम को। मंत्रिमंडल में शामिल हुए मुस्लिम लीग के सदस्य। मुस्लिम लीग के सदस्य को क्या क्या मिला था? लियाकत अली खान को क्या मिला था? वित्त विभाग। लियाकत अली खान को क्या मिला था? आई चुंदरीगर को क्या मिला था? वाणिज्य विभाग। आई चुंदरीगर को क्या मिला था? वाणिज्य। क्या मिला था? वाणिज्य। अब्दुल रब नस्तर को क्या मिला था? डाक एवं वायु। डाक एवं वायु। अब्दुल डाक एवं वायु। संचार, हाँ वही संचार। अब्दुल रब नस्तर को संचार, वो अगर डाक या वायु बोल सकता है। जोगेंद्र नाथ मंडल को क्या मिला था? विधि। विधि मिला था, जो बंगाल को एसीएफ चीफ था। जोगेंद्र नाथ मंडल। गजांतर अली खान को क्या मिला था? स्वास्थ्य। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गया था, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों की संख्या 70 थी। जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना, मिला लेना। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा ने अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा के संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच चला था, ठीक है, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। संविधान सभा संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। प्रथम कब से कब तक चला? 4 नवंबर से 9 नवंबर और दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को। तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। और इस समय संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, हाँ, जवाहरलाल नेहरू कौन बने थे? प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले। राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा। जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, विधि। जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य। राजकुमारी अमृता कौर कौन है? स्वास्थ्य। सी एच भाभा कौन है? वाणिज्य। सी एच भाभा वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवई कौन है? संचार। आर के सन्मुखम सेठी कौन है? वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? उद्योग एवं आपूर्ति। बी एन गाडगिल कौन है? कारखाने एवं ऊर्जा। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को देश रियासती विभाग बनाया गया था और जिसके सचिव थे वीपी मेनन। थे। भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हाँ, संविधान
के प्रारूप पर कुल समय कितना दिन बहस हुआ था? 14 दिन बाद 114 दिन बहस हुआ था। संविधान निर्माण में कुल कितना पैसा खर्च हुआ था? 63,96,729। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, इसमें कुल कितना भाग था? 395 22 को भाग था। 22 भाग 395 अनुच्छेद, कहा ना क्या आगे चल कर 8 अनुसूचियाँ, 22 को भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। और वर्तमान समय में कै गो भाग है? वर्तमान समय 25 को भाग है और अनुसूची भी 400 प्लस है, ठीक है। अनुसूची नहीं, अनुच्छेद। हाँ, अनुच्छेद और 12 गो अनुसूची है। संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15 गो अनुच्छेद ऐसा था जो 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया था। कौन कौन था? 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था। फिर 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया था। जबकि इसको छोड़ा के जितना अनुच्छेद था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाले नई संसद का निर्माण तक भारत का अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा कोई और काम भी किया गया था, जिसमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया और इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भी अपनाया था। कब अपनाया था राष्ट्रगान को? 24 जनवरी 1950 को। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। कट कर दे।